सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, आज हमें भारतीय राज्य व्यवस्था, ये भारतीय संविधान है, इसमें मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, पिछले वीडियो में हमने नागरिकता पढ़ा था। अब नागरिकता के बाद में यानी नागरिकता वाला भाग था, यानी नागरिकता वाला पार्ट था, वो भाग 2 में था, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक था। आज हमें भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार या मूल अधिकार पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा पॉइंट जानना आवश्यक है। अब वो पॉइंट क्या है दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं कि हमें मालूम है कि भारत का जो संविधान है, इस भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये भाग 3 है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हमने मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे और वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। यह तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात है, परंतु आप एक छोटी सी बात समझना, मैं मौलिक अधिकार से पहले आपको एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, अधिकार, यानी एक पॉइंट रहेगा हमारा, अधिकार रहेगा। अब दोस्तों, पहली बात तो यह बनती है कि जो अधिकार है, ये अधिकार कितने होते हैं। भाई मौलिक अधिकार तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकार। तो अधिकार कितने हैं, तो अधिकारों की संख्या कुल कितनी बताई गई है, 4 बताई गई है, ठीक है। जिनमें पहला अधिकार है, वो पहला अधिकार कौन सा आएगा, प्राकृतिक अधिकार आएगा, प्राकृतिक अधिकार। तो सबसे पहला अधिकार है, उसकी बात करते हैं, प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं। दोस्तों, ये प्राकृतिक अधिकार है, ये प्राकृतिक अधिकार हमें स्वयं किसने दिया है, प्रकृति ने। ये अधिकार हमें किसी मानव ने या किसी संस्था ने या किसी देश ने नहीं दिए हैं। ये प्राकृतिक अधिकार स्वयं हमें प्रकृति ने दिए हैं। और ये प्राकृतिक अधिकार है, ये किस किस को प्राप्त है, मानव प्लस जो पशु है, मानव और जो पशु है उनको प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। अब वो प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं, जैसे कि देखना है, छूना है, बोलना है, ये जितने भी अधिकार है ये हमारे कौन से अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है। दूसरी बात, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, जोहन लोक। उस व्यक्ति का नाम क्या, जोहन लोक। ये जोहन लोक नाम का व्यक्ति पहला है जिसने प्राकृतिक अधिकार की परिभाषा दी थी। अतः विश्व में प्राकृतिक अधिकार का जनक किसे कहा जाता है, जोहन लोक को कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या बना कि अधिकार कितने हैं, 4 हैं। और एक तो कौन सा, प्राकृतिक अधिकार। यह प्राकृतिक अधिकार किसने दिए, प्रकृति ने दिए, और यह मानव और पशुओं को प्राप्त है। इसका जनक किसे कहा जाता है, जोहन लोक को कहा जाता है। दूसरा अधिकार है वो कौन सा है, जैसे मान लो कि मानव अधिकार है, मानव अधिकार। दूसरा जो अधिकार है वो कौन सा बताया गया है, मानव अधिकार बताया गया है। और ये मानव अधिकार है, ये मानव अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है, ये मनुष्य को या मानव को प्राप्त है। ये मानव अधिकार हमें किसने दिए हैं, तो आपको मालूम है जो यूएनओ है, यूएनओ का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने यानी ये संयुक्त राष्ट्र संघ हमने पढ़ लिया है। तो आप इस संयुक्त राष्ट्र संघ को देखना चाहो तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, पहले वीडियो डाल दी इसका मैंने। तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मानव अधिकार के लिए सन 1948 ईस्वी में एक संगठन बनाया था और इसी यूएनओ के संगठन के आधार पर हमें मानव अधिकार प्रदान किए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि विश्व मानवाधिकार कब यानी मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट बनता है कि जो तीसरा अधिकार है वो कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तीसरा जो अधिकार है वो कौन सा है साथियों, कानूनी अधिकार है। और जो चौथा अधिकार है वो चौथा अधिकार कौन सा है, मूल, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन क्या बना कि विश्व में या अधिकारों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार, कानूनी अधिकार और आपका मौलिक या मूल
अधिकार है। ये तो हमने एक छोटा सा बेसिक परिचय पढ़ा अधिकार का। अब हमारा जो आज का पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट कौन सा रहेगा, ये मूल अधिकार का रहेगा। और ये मूल अधिकार हम किसका मूल अधिकार पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का मूल अधिकार पढ़ेंगे। तो मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं। अब हमारे भारत में इस मूल अधिकार की बात करेंगे। देखो जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान की बात करूंगा, यानी बात करते हैं भारतीय संविधान की बात करेंगे। तो भारत का जो संविधान है, इस भारतीय संविधान में इस भारतीय संविधान में आज हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि पहला क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा मूल अधिकार से, कि जो मौलिक अधिकार है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है। तो इसका प्रावधान संविधान के भाग 3 में इसका प्रावधान किया गया है। और संविधान का जो अनुच्छेद यानी 12 से लेकर 35 तक इन मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो मौलिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकार हमने कौन से देश से लिया। तो ये मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए साथियों, तो हमने कौन से देश से लिया है मौलिक अधिकार। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा संयुक्त राज्य अमेरिका से क्वेश्चन बनेगा। 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार है यह भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और यह हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए हैं। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है, इसकी सबसे पहले मांग किस भारतीय व्यक्ति ने की थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि मांग किसने की। तो मालूम है आपको कि बाल गंगाधर तिलक था। यह बाल गंगाधर तिलक है, यह भारत का पहला व्यक्ति है जिसने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। और इसने मांग किस विधेयक में की थी, अपने स्वराज यानी अपने स्वराज विधेयक में की थी। और यह स्वराज विधेयक कब आया था, 1895 का। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने। किसमें की, अपने स्वराज विधेयक में। कब का था, 1895 का स्वराज विधेयक था। जबकि हमें मालूम है एक नेहरू रिपोर्ट है, तो नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं। यह नेहरू रिपोर्ट सन 1928 ईस्वी में बनी थी। इसी नेहरू रिपोर्ट में भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का लिखित रूप से उल्लेख मिलता है। तो 2 क्वेश्चन याद रखना, सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग तो किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने। सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकारों का लिखित वर्णन है, यानी सबसे पहले मौलिक अधिकारों का लिखित वर्णन है, ये किस में मिलता है, नेहरू रिपोर्ट में मिलता है। और ये नेहरू रिपोर्ट कब की है, सन 1928 की है। और ये नेहरू रिपोर्ट किस व्यक्ति की है, मोतीलाल नेहरू की है। 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा क्वेश्चन आप सभी को मालूम है दोस्तों कि जो भारत की संविधान सभा है, यानी संविधान सभा की बात करते हैं। जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा ने संविधान बनाया था। और इन्हीं संविधान सभा ने नागरिकों को मौलिक अधिकार देने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। एक समिति तो है मौलिक अधिकार समिति। एक तो कौन सी थी, मौलिक अधिकार समिति थी, और एक कौन सी थी, मौलिक अधिकार उप समिति थी। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि मौलिक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियों का गठन किया था। 2 समितियों का गठन किया था। एक तो मौलिक अधिकार समिति और एक कौन सी थी, मौलिक अधिकार उप समिति थी। इस मौलिक अधिकार समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था, इस मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था। और इस मौलिक अधिकार उप समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था, जे.बी. कृपलानी था। तो कहने का मतलब क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक अधिकारों के लिए जो मौलिक अधिकार समिति बनी थी, इसका अध्यक्ष कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था। और जो उप समिति बनी थी, इसका अध्यक्ष कौन था, जे.बी. कृपलानी था। इन दोनों की अध्यक्षता में इन दोनों समितियों ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों। यहां से दूसरा क्वेश्चन और भी बनता है इस मौलिक अधिकार उप समिति में, यानी इस मौलिक अधिकार उप समिति में एक महिला थी। मौलिक अधिकार उप समिति की बात करेंगे। एक बार मैं इसको मिटाता हूं, देखना समझना आगे। इस मौलिक अधिकार उप समिति की बात करेंगे। देखो मौलिक अधिकार उप समिति है, उप समिति।
इस मौलिक अधिकार उप समिति में एक महिला थी, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर एक औरत थी जिसका नाम है राजकुमारी अमृता कौर। ये मौलिक अधिकार उप समिति की क्या थी? सदस्य थी। और ये राजकुमारी अमृता कौर से क्वेश्चन बनता है कि ये राजकुमारी अमृता कौर है, ये भारत में स्वास्थ्य विभाग है, इस स्वास्थ्य विभाग की मंत्री भी बनी थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि वह भारत की पहली मंत्री कौन है, या भारत का पहला मंत्री कौन है जो एक ही पद पर सबसे लंबे दिनों तक रहा था? वो कौन है? राजकुमारी अमृता कौर है। और ये किस पद पर रही थी? स्वास्थ्य विभाग पर रही थी। तो ये राजकुमारी अमृता कौर उप समिति की सदस्य थी। और इसी अमृता कौर की बात करते हैं। यही औरत आप सभी को मालूम है WHO, इस WHO में एक यानी भारतीय क्या बनी थी? मंत्री बनी थी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? एक और बनेगा कि WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसमें भारत की पहली महिला मंत्री कौन बनी थी? राजकुमारी अमृता कौर बनी थी। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बनता कि WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1948 ईस्वी में। इसलिए प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। अतः 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस यह जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है? जेनेवा में स्थित है। तो एक तो उप समिति से बन गया और एक इसका समिति से बन गया। दूसरा क्वेश्चन है, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर की बात करते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो भारतीय संविधान का जनक है। और इसी भीमराव अंबेडकर ने संविधान का जो भाग 3 है, इस भाग 3 को इस व्यक्ति ने क्या कहा? यह भारतीय संविधान का सबसे प्रकाशमान व अलौकिक भाग है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने भाग 3 को संविधान का सबसे प्रकाशमान व अलौकिक भाग कहा है? वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि इस व्यक्ति ने इसे सबसे प्रकाशमान भाग क्यों कहा? क्योंकि संविधान सभा ने नागरिकों को मौलिक अधिकार देते समय कुल 38 दिनों तक क्या की थी? बहस की थी। इसलिए इसे संविधान का सबसे प्रकाशमान व अलौकिक भाग कहा है। अब दोस्तों मैं इसको मिटाता हूं, मिटाने के बाद में और बात करते हैं। देखना, अब देखो दोस्तों, यहां तक हमने बात कंप्लीट कर दी है कि जो मौलिक अधिकार है इसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, ये तो बात हो गई कंप्लीट है। अब मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकारों के अन्य नाम क्या है? मौलिक अधिकारों को हम अन्य किस नाम से जान सकते हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का यानी भारत का अधिकार पत्र, दूसरा लोकतंत्र का आधार स्तंभ व भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, लोकतंत्र का आधार स्तंभ कहा जाता है और भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को। यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार को भारत का मेग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इस मेग्ना कार्टा से मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि बात है सन 1215 ईस्वी की। सन 1215 ईस्वी की बात है और ये बात कौन से देश की है? ब्रिटेन की है। ब्रिटेन का एक राजा था, उस राजा का नाम था जॉन प्रथम। कहने का मतलब है ब्रिटेन का एक राजा था जॉन प्रथम है। और इसी जॉन प्रथम ने सन 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के लोगों को कुछ कागज पर यानी ब्रिटेन के लोगों को कागज पर लिखकर उनके अधिकार प्रदान किए थे
इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को। दूसरा क्वेश्चन, मैग्ना कार्टा क्या है, तो सन 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का राजा था जॉन प्रथम है, उस व्यक्ति ने वहां के नागरिकों को कागज पर उनके अधिकार लिख करके दिए थे, जिसे उसका मैग्ना कार्टा कहा गया था। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। कौन सी है, नकारात्मक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है, नकारात्मक है, परंतु यह क्या है, न्याय योग्य है, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, यह वाद योग्य है। क्या ये वाद योग्य। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है, नकारात्मक है, परंतु यह न्याय या वाद योग्य है। क्यों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों को कोई हनन करता है तो हम उसको चुनौती दे सकते हैं, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। यह मौलिक अधिकार है, यह व्यक्ति जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म हो गया, जन्म होते ही उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार सरकार के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है आप ये क्वेश्चन बना सकते हो कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या, भारत में लोकतंत्रात्मक या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, लोकतंत्रात्मक या भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यह उद्देश्य किसका बताया गया, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य बताया गया है। चलो दोस्तों, यहां तक हमारी बात क्या होती है, समाप्त होती है। आगे और बात पढ़ते हैं, हमें देखना समझना आप। अब मौलिक अधिकारों से दो क्वेश्चन और बनते कि मूल संविधान की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता कि जो मूल संविधान था, इस मूल संविधान की बात करते हैं। मूल संविधान में नागरिकों के पास कितने मौलिक अधिकार थे, तो मूल संविधान में नागरिकों के पास 7 मौलिक क्या थे, अधिकार थे। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि मूल संविधान में नागरिकों के पास कुल कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि वर्तमान की बात करते हैं कि वर्तमान में नागरिकों के पास कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में नागरिकों के पास कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। आप कहोगे कि वो एक ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार बच गया जो हटा दिया गया, तो ध्यान देना, एक संपत्ति का अधिकार की बात करता हूं दोस्तों मैं। संपत्ति का अधिकार की बात करता हूं। इस संपत्ति का अधिकार में देखो क्वेश्चन क्या बनेगा कि संपत्ति का अधिकार पहले संविधान के भाग 3 व अनुच्छेद 31 में था। यानी मौलिक अधिकार तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और इसमें एक और भी मौलिक अधिकार था, वो था संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार भाग 3 और अनुच्छेद 31 में था। अब होता क्या है, एक बार है, यानी एक प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई। ये मोरारजी देसाई सन 1977 से लेकर 1979 ईस्वी तक है, 1977 से लेकर 1979 ईस्वी तक भारत का प्रधानमंत्री बनता है। और मोरारजी देसाई भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था, और यह एकमात्र प्रधानमंत्री है जिसका जन्म दिवस 29 फरवरी को आता है। और यह भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री है जिसे पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में बनती है, और इसी मोरारजी देसाई के समय एक 44वां संविधान संशोधन 1904 और 4 कितने होते हैं, 8 है। तो मोरारजी देसाई के समय 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में क्या होता है, संशोधन 1978 ईस्वी में पारित होता है। और इसी 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और इसे कौन सा अधिकार दिया जाता है, यानी इसे कानूनी दर्जा दिया जाता है। तो इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया,
कानूनी दर्जा बनाया गया। इसे संविधान के भाग 3 से हटाकर संविधान के भाग 12 में जोड़ा गया और अनुच्छेद 31 से हटाकर के इसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन, अब मेरी बात को समझना, क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। वो एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के समय 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया और इसे भाग 3 और अनुच्छेद 31 से हटाकर के भाग 12 अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। अतः वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होगी? 6 बची है। एक क्वेश्चन ये बन गया। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अब बनता है कि भाई वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, तो वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? भाई 7 की तो बात की हमने, एक हटा दिया। अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। तो वो 6 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको 2 छोटी सी बात और बता दूं दोस्तों। एक मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 है और एक मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 20 व 21 है। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन, यानी यहां से 2 क्वेश्चन तो ये बन गए। दूसरा क्वेश्चन एक और बनता है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30। फिर इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 14 की बात करते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 की बात करते हैं। ये 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है 2 से, कि आप सभी को मालूम है आपातकाल की बात करते हैं। आपातकाल दोस्तों, हमने आपातकाल की बात संविधान के विदेशी स्रोत में पढ़ी है कि आपातकाल हमने जर्मनी से लिया है। आपातकाल का प्रावधान, इस आपात का प्रावधान संविधान का जो भाग 18 है, संविधान के भाग 18 वह अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किया गया है। यानी कहने का मतलब है आपातकाल हमने कहां से लिया? जर्मनी से लिया। और आपातकाल का प्रावधान संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन का 356 में और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। दोस्तों वित्तीय आपातकाल, स्पेशल क्वेश्चन आ जाए कि वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया, तब आप करोगे अमेरिका। अगर आपातकाल पूछे तब आप क्या करोगे? जर्मनी करोगे। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि संविधान का अनुच्छेद 352 है। इस 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह से। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, क्या मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं? मौलिक अधिकार समाप्त होते हैं या मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं? तो दोस्तों मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन बनता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तब मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते, मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। किसके दौरान? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। परंतु 2 अनुच्छेदों से क्वेश्चन अच्छा बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सबसे पहले, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद निलंबित होता है? तो सबसे पहले कौन सा होगा? अनुच्छेद 19 होगा। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वो 2 अनुच्छेद कौन से हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं? एक तो अनुच्छेद 20 और एक अनुच्छेद 21 है। 2 क्वेश्चन क्या बने? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सबसे पहले निलंबित कौन होता है? अनुच्छेद 19, जबकि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होते। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों निलंबित नहीं होते हैं, इसके पीछे बड़ा कारण बताऊंगा मैं। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन और बनता दोस्तों, हमने नागरिकता वाला वीडियो देखा था और नागरिकता वाले वीडियो में हमने नागरिक की बात की थी कि व्यक्ति कितने प्रकार का होता है। कानूनी दर्जे से 4 प्रकार की बात बताए थे मैंने। एक तो बताया था नागरिक, एक होता है विदेशी, एक होता है शरणार्थी और एक होता है राज्य विहीन। तो दोस्तों मैंने आपको उस समय यह कहा था कि जो नागरिक होगा, जैसे मान लो कि नागरिक होगा भारतीय नागरिक है, उस भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त होते हैं? भारतीय नागरिक को। जबकि ये बाकी अनुच्छेद बच गए, ये भारतीय नागरिक के अलावा विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, यानी विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन क्या बना कि वो कौन से अनुच्छेद है?
ये मौलिक अधिकारों के जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त होते हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 से, वो कौन से अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं? 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। दोस्तों यहां तक हमारी बात क्या होती है? समाप्त होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार 6 कौन कौन। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं। तो उसका दोस्तों आप एक ही सूत्र बना दो, समय, शव, शोध, शिक्षा, सर्वे। शम, शव, शोध, शिक्षा, सर्वे। मोबाइल नंबर दे दो 54 24 21। तो ये आपके वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और इस 6 मौलिक अधिकारों का एक सूत्र है सम, शव, शोध, शिक्षा, सर्वे। 54 24 21 है। दोस्तों हमारा जो पहला अधिकार है वो क्रम से देखेंगे। जो पहला अधिकार है वो कौन सा है? सम। और सम का मतलब क्या हो जाएगा? समता, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं? समानता का अधिकार। एक बात, इसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है और कुल इसमें कितने अनुच्छेद है? 5 अनुच्छेद है। 14, 15, 16, 17, 18। तो एक अधिकार है कौन सा? समानता का अधिकार है। दूसरा कौन सा होगा दोस्तों? हम बात करते हैं सव। तो यहां पर सव का मतलब क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा और इसका प्रावधान अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है और इसमें कितने अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेद है। 19, 20, 21 और 22। क्या हमारा 4 वाला कोड यहां पर लागू होता है? इसके बाद में जो तीसरा मौलिक अधिकार है वो कौन सा आता है? शो। और शो का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 व 24 कितने हो गए? 2 अनुच्छेद इसमें लागू होते हैं। तो यहां पर 2 वाला कोड लागू होता है। इसके बाद में अगला मौलिक अधिकार है चौथा क्रम से, वो कौन सा है? ध। और ध का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। कितने अनुच्छेद इसमें? 4 है। 25, 26, 27 और 28 है। इसके बाद में आता है शिक्षा। इसका मतलब क्या आएगा? शिक्षा का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहां पर आ जाएगा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। अनुच्छेद यहां पर कौन सा आएगा? 29 व 30 आएगा। कितने अनुच्छेद है इसमें? 2 अनुच्छेद है। ये 2 कोड वाला यानी 2 कोड लागू होता है। और एक कौन सा बच गया? सर्वे। एक कौन सा बच गया दोस्तों? सर्वे बच गया। और सर्वे का मतलब क्या होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 1 ही है इसमें और वो कौन सा अनुच्छेद है? 32 है। दोस्तों कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 31 मैंने डिलीट कर बता दिया आपको कि उसमें संपत्ति का अधिकार था, वो किस किस श्रेणी में चला गया है। दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में जो नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं? जिसका एक ही सूत्र है सम, शव, शोध, शिक्षा, सर्वे। 54 24 21। पहला कौन सा? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और 6वां है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह समानता का अधिकार, इसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 व 24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 व 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। दोस्तों यह वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मिटा रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां तक हमने मौलिक अधिकारों का बेसिक परिचय पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में जितने भी मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों को एक एक मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे हम, और एक एक अनुच्छेद को हम अच्छे से समझेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। लेकिन कल जो मौलिक अधिकार आएंगे उसमें सबसे पहले समानता का अधिकार आएगा। समानता का अधिकार आएगा, उसमें ध्यान रखना एक तो अनुच्छेद 15(4) आएगा और एक अनुच्छेद 16(4) आएगा। उसमें आरक्षण की बात लिखी हुई है। उसमें क्या लिखी हुई है, आरक्षण की बात है। तो दोस्तों कल आरक्षण वाली बात आएगी, वो अलग प्रकार से आएगी। इसलिए मैं आज आपको एक छोटा सा पॉइंट इसी मौलिक अधिकार में आरक्षण का बता देता हूं। क्यों? क्योंकि आरक्षण से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और वो कौन से आरक्षण से आता है, राजनीतिक आरक्षण से आता है। तो यहां से मैं राजनीतिक आरक्षण बता दूंगा और कल वो अलग आरक्षण वो बता दूंगा। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक आरक्षण उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों राजनीतिक आरक्षण से पहले हमें सबसे पहले यह जानना होता है कि जो आरक्षण होता है, क्या होता है, आरक्षण होता है। यह आरक्षण कितने प्रकार का होता है। पहली बात तो यह है कि आरक्षण कितने प्रकार का होता है। तो आरक्षण कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, सॉरी 3 प्रकार का होता है। आरक्षण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो बात करता हूं मैं किसकी, शैक्षणिक, शैक्षणिक आरक्षण। दूसरी बात करता हूं मैं नौकरियों के लिए आरक्षण होता है एक तो, और एक होता है राजनीतिक आरक्षण होता है। बात को समझना दोस्तों कि आरक्षण होता है, यह आरक्षण 3 प्रकार का होता है। शैक्षणिक आरक्षण होता है, नौकरियों के लिए आरक्षण होता है, और राजनीतिक आरक्षण होता है। तो आज जो हमारा पॉइंट रहेगा ये किससे रहेगा, राजनीतिक आरक्षण से रहेगा। हमारा जो आज का पॉइंट रहेगा वो किसको लेकर रहेगा, राजनीतिक आरक्षण को लेकर ही रहेगा। तो दोस्तों मैं राजनीतिक आरक्षण की बात बता दूं आपको। जो राजनीतिक आरक्षण होता है, यह राजनीतिक आरक्षण भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से दिया जाता है। एक तो राजनीतिक आरक्षण किस में दिया जाता है, लोकसभा में दिया जाता है। एक तो राजनीतिक आरक्षण किस में दिया जाता है, लोकसभा में, और एक राजनीतिक आरक्षण किस में दिया गया है, विधानसभा में दिया गया है। यानी भारत में प्रत्येक राज्यों की विधानसभा और भारत की लोकसभा, इसमें राजनीतिक आरक्षण दिया गया है। दोस्तों ये राजनीतिक आरक्षण है, ये किस किस को प्राप्त है, एक तो है एससी को, एक है एसटी को, वह जो आंग्ल भारतीय है, इनको संविधान में आरक्षण दिया गया है। कहने का मतलब है एससी, एसटी और आंग्ल भारतीय, इनको राजनीतिक आरक्षण दिया गया है लोकसभा और विधानसभा में। मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहा हूं। यानी लोकसभा और विधानसभा में एससी, एसटी और आंग्ल भारतीय को आरक्षण दिया गया है। लेकिन वर्तमान में आंग्ल भारतीय को आरक्षण हटा दिया गया है। अब आप कहोगे क्या वर्तमान में एससी, एसटी के पास आरक्षण है? बिल्कुल है, लेकिन वर्तमान में इस आंग्ल भारतीय का आरक्षण हटा दिया गया। आप कहोगे कि क्यों हटा दिया गया? तो इस बात को आगे समझना, गहराई से पढ़ना कि यह आंग्ल भारतीय को आरक्षण कैसे हटाया। देखो आपने संविधान का अनुच्छेद पढ़ा 330 और एक अनुच्छेद पढ़ा 331 पढ़ा हमने। अनुच्छेद 330 और 331 है। इस 330 और 331 में लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं एक बार। लोकसभा में एससी व एसटी को
लोकसभा में एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 330 के तहत दिया गया। कहने का मतलब है जो हमारी लोकसभा है इसमें कुल 545 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने 545 सदस्य हैं, जिनमें 2 तो होते हैं मनोनीत और 543 क्या होते हैं निर्वाचित होते हैं। इन 543 में से 84 सदस्य तो एसटी से निर्वाचित होंगे और 47 सदस्य यानी 84 सदस्य तो किससे निर्वाचित होंगे एससी से और 47 सदस्य वो किससे निर्वाचित होंगे एसटी से। ये इनका आरक्षण है, यह अनुच्छेद 330 में किया गया है। जबकि हमें मालूम है अनुच्छेद 331 है। इस 331 में जो अंगल भारतीय है इन अंगल भारतीयों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 331 में साफ साफ कहा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति है यह लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियनों को क्या करेगा मनोनीत करेगा। कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा 331 के तहत है। तो यह तो बात है किसकी लोकसभा की। अब जरा हम बात किसकी करते हैं विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा में एक अनुच्छेद 332 और एक कौन सा 333 है। इसमें भी यहां पर एससी की बात आ जाएगी व एसटी की बात आ जाएगी और यहां पर किसकी बात आ जाएगी आंग्ले भारतीय की बात आ जाएगी। किसकी बात आ जाएगी आंग्ले भारतीय की बात आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बना कि संविधान का अनुच्छेद 332 है। इस 332 में साफ साफ कहा गया है कि जो प्रत्येक राज्य की विधानसभा है प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया। आरक्षण की सीट क्या होंगी फिक्स होगी। जबकि अनुच्छेद 330 साफ साफ बोलता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में जो राज्यपाल होगा वो एक एंग्लो इंडियन को क्या करेगा मनोनीत करेगा। इसका मतलब क्या हुआ अनुच्छेद 332 और 33 में तो विधानसभा है और लोकसभा अनुच्छेद 330 व 31 इसमें आरक्षण इन अनुच्छेदों में और विधानसभा में आरक्षण है इस अनुच्छेदों में। यहां तक मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां तक चलो आपको इतनी बात समझ में आ गई तो मैं यहां पर एक छोटी सी बात करता हूं। संविधान का एक अनुच्छेद 334 है। अनुच्छेद 334 है। इस 334 में क्या लिखा हुआ है आरक्षण की अवधि। तो क्वेश्चन यहां से अच्छा बनता है कि आरक्षण की जो अवधि है यानी लोकसभा और विधानसभा में जो ये आरक्षण दिया गया है ये अवधि इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया 334 में किया गया है। इस 334 में साफ साफ कहा गया है कि 10 वर्षों तक आरक्षण का प्रावधान रहेगा। आगे सरकार चाहे तो इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा भी सकती है और इसको समाप्त भी कर सकती है। तो आरक्षण की अवधि अनुच्छेद 334 में 10 वर्षों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मैं एक बार इसको दोस्तों मिटा रहा हूं। अब इस बात को आगे समझना। हमने लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण की बात की है और अब अनुच्छेद 334 पढ़ेंगे। 334 में यही तो लिखा हुआ कि आरक्षण की अवधि 10 वर्षों तक रहेगी। तो बताओ जब भारत का संविधान लागू हुआ था यह लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950। इसमें आरक्षण दिया गया था और इसमें यह कहा गया कि 10 वर्षों तक आरक्षण रहेगा। तो बताओ यहां पर 10 वर्ष है समाप्त कब होंगे। तो यहां पर आरक्षण की 10 वर्ष समाप्त होगी 1960 में। बताओ 10 वर्ष समाप्त होंगे कि नहीं होंगे। फिर इसको और बढ़ा दिया गया फिर आरक्षण और चलता गया 1970 1980 1990 2000 2010 2020। अब यहां से समझना 1950 में एससी एसटी और अंगल भारतीयों को आरक्षण दिया गया था। लोकसभा विधानसभा में 10 वर्ष तक का प्रावधान किया गया था। 10 वर्ष यहां पर बढ़ते 2020 तक आ गया। अब 2020 ईस्वी में मुझे जरा ये बताओ क्या 2020 ईस्वी में ये पुनः बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो 2030 तक बढ़ेगा यही बात होनी चाहिए ना। लेकिन यहां पर इस 2020 में यहां पर अब तक संशोधन नहीं किया गया परंतु 2020 ईस्वी में अब की बार पहली बार इस अनुच्छेद 334 में क्या कर दिया गया संशोधन कर दिया गया। यानी पहली बार इसमें क्या कर दिया गया संशोधन कर दिया गया। और वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ 104वां संविधान संशोधन कर दिया गया। यह संविधान संशोधन 2019 व 20 ईस्वी में किया गया था। और इस संशोधन में साफ साफ कह दिया गया कि आरक्षण की 10 वर्ष नहीं होगी अब आरक्षण की 80 वर्ष होगी। कहने का मतलब है इसमें साफ साफ कह दिया कि मूल संविधान से लेकर के 80 वर्षों तक आरक्षण रहेगा और इसके बाद में क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखो 10 20 30 40 50 60 70 और 80। इसका मतलब इस संविधान संशोधन में साफ साफ कहा गया
कि 2030 ईस्वी में जो आरक्षण है, इस आरक्षण की कितनी वर्ष हो जाएगी, 80 वर्ष हो जाएगी। और यह आरक्षण 80 वर्षों तक रहेगा, 80 वर्षों तक रहेगा। और यह आरक्षण किसका रहेगा, SC व ST का रहेगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें यह कहा गया कि आरक्षण की अवधि 80 साल तक रहेगी, 80 वर्ष तक रहेगी, यानी 2030 ईस्वी तक रहेगी। 104वां संविधान संशोधन है। और इसमें क्या कहा गया कि SC और ST को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण रहेगा। इस संविधान संशोधन में कहीं पर भी, इस संविधान संशोधन में कहीं पर भी अंगल भारतीयों का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, यानी अंगल भारतीयों का नाम नहीं लिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि 2020 ईस्वी से अंगल भारतीयों का जो आरक्षण है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, क्या वर्तमान में 2020 ईस्वी में अंगल भारतीयों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण है? बिल्कुल इनके पास आरक्षण नहीं है। इनका आरक्षण कब हटाया गया, 104वां संविधान संशोधन 2019 व 20 के तहत हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो लोकसभा और विधानसभा, इसमें आरक्षण SC और ST को है, न कि अंगल भारतीयों को है। दोस्तों मैंने आपको ये आरक्षण को लेकर के छोटी सी बात बताई है। अगले वीडियो आएगा, उस अगले वीडियो में हमें भारतीय संविधान के जो 6 मौलिक अधिकार है वो एक एक अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेस चैनल में बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों इसको लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको बता दूं शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।